ये साथ अब फिर दोबारा वही वेबसाइट खोलते हैं और आगे से देखते हैं कि इस वेबसाइट के हवाले से हमें और क्या कोडिंग समझनी चाहिए। अभी मैं आपको वेबसाइट दिखाकर सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर हमने इस वेबसाइट को एडिट करना होगा तो हमारे काम की कौन सी कोडिंग है जो जिसे हमें एसईओ के हवाले से मॉडिफाई करना है, सिर्फ उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, हमें सिर्फ उस कोडिंग को देखना है जिसे हमें एसईओ के लिए जो ज़रूरत है। बाकी फिर हम एसईओ के टॉपिक पर जाएंगे। अभी हम एसईओ के टॉपिक पर भी नहीं आए। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर किसी बंदे ने हमें अपनी वेबसाइट देनी है तो वो कैसे मुझे हैंड ओवर करेगा, उसके बाद मैं उसकी वेबसाइट में चेंजेस करने के लिए कहाँ जाऊँगा, वो इंटरफेस हम समझ रहे हैं। जब इंटरफेस समझ में आएगा तो फिर हम एडिटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा ये इतना कुछ खुला हुआ है, जो बंद कर दो पहले। ठीक 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 जी हाँ। आपकी आंखें कैसी हैं? मैं क्या आंखें कैसी हैं अब आपकी? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा पुलिस का नहीं आ रहा है। हाँ, शायद कोई मसरूफ किया था, मैं मुझे भी नहीं नजर आ रही। अब हमने वेबसाइट दोबारा ओपन कर लिया है और एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू कॉल करते हैं कि इसी वेबसाइट को अगर मैं देखूंगा एसईओ के हवाले से मुझे जिन चीज़ों को देखना था उनमें से कितनी चीज़ों की कोडिंग को हम अंडरस्टैंड कर पाए हैं। सबसे पहले टाइटल, यहाँ से टाइटल देखा हमने, यहाँ से हमने फेविकॉन देख लिया, फिर इस वेबसाइट पर पड़ी हुई तस्वीरें, ऐसे ही है ना, इन सब को हमने लॉजिक समझ ली और इसके हवाले से हमने एसईओ भी समझ ली कि भाई इमेज की एसईओ क्या होती है, जो कि हम वेबसाइट पे जाके करेंगे। उसके बाद हमने क्या कहा था कि जो कंटेंट लिखा हुआ है उस कंटेंट के अंदर हेडर और सब हेडर का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कि जो हमारा मेन कंटेंट है उसका हेडर क्या है, हमारा हेडिंग स्टाइल है, और ये हेडिंग स्टाइल एक्चुअली हमारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। और हमारा डाटा किस तरीके से आएगा, हेडिंग विद सब हेडिंग्स एंड हेडिंग्स विद कंटेंट, कंटेंट इन शेप ऑफ पैराग्राफ, यानी ये जो कुछ भी है ये हमारा क्या है, ये पैराग्राफ है। अच्छा, अब इसके अंदर ये वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, ये जरा हाईलाइट हुआ है बीच वाला हिस्सा। मैं एक काम करता हूँ, एक कोड लिखता हूँ और उसमें एक कॉपी कर लेता हूँ। नोटपैड प्लस प्लस खोले, आज हमने कोडिंग को एंड कर देना है और फिर अगले इंटरफेस में जाएंगे कि ये वेबसाइट डायरेक्टली हम चेंज कैसे करें। देखिए, आपको सबको क्या करना है, अगर एसईओ सीखनी है ना तो आप सबको ये करना है कि ये वेबसाइट मैं आप लोगों को दूंगा और इस वेबसाइट को आपने अपनी वेबसाइट बना लेना। यानी आप समझें कि ये आपकी वेबसाइट है, जैसे आप अपनी वेबसाइट बना लें, पर्सनल वेबसाइट बना लें कि आप की जो भी स्पेशलिटीज़ हैं आपको, हाँ आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, उसमें बना लो। अगर आपका कोई बिजनेस है आप उसकी वेबसाइट बना लें, ताकि जब हम एसईओ पढ़ें तो इसके ऊपर इंप्लीमेंट करें उन चीज़ों को। चलें, जिसके लिए ना मैं एक न्यू पेज में आ जाऊँ। न्यू, मैं यहाँ पर सिर्फ वो बताने लगा हूँ इस वक्त जो मैंने अभी लिखा है, और सेव इस फाइल को आप लोगों ने करवाना है ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोगों ने इसे घर में सेव किया होगा। वो मैंने अभी टेक्स्ट लिखा था, एक ये वाला लिखा है ना मैंने, तो ये इतना ज़रा इस तरीके से नज़र आ रहा है ना, मैं इसको ज़रा चाहता हूँ कि मैं एक स्क्रीन पर देख लूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मल्टीपल लाइन्स में शो कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वर्ड की तरह तो नहीं है ना, जैसे वर्ड खुद ब खुद एक लाइन के बाद दूसरी लाइन पे ले जाता है, क्योंकि ये एडिटर तो है नहीं। मैं चाह रहा हूँ मुझे एक ही स्क्रीन पे सब नज़र आ जाए। आ गया? अच्छा, ये है क्या बेसिकली, ये पैराग्राफ की शक्ल में वहाँ लिखा हुआ था ना, तो इसके साथ जो भी टेक्स्ट आपको पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ नज़र आएगा उसके साथ टैग आपको ऐसे नज़र आएगा, पी का टैग लगा हुआ है। मगर ये याद रखें कि पी का टैग का हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, मतलब एसईओ के हवाले से हमें इसकी कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं करनी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो सब कंटेंट लिखा हुआ है वो किस टैग से लिखा हुआ है। तो इस फाइल को हम सेव करें, मैंने कहा आप कराएंगे, कैसे करें? यस जी, पता लग जाएगा कौन कौन जो है ना वो नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहा है। इस फाइल को मैंने सेव करना है, ये मैं बाकी की फाइलें बंद कर देता हूँ। हाँ जी, क्या करें? हाँ, पहले तो इस पर क्लिक कर देते हैं सीधा ही, चाहे सेव में चले जाइए, इस पर क्लिक कर दें। गुड, बिल्कुल सही किया आपने। अच्छा, उसके बाद
यही लग रहा है मुझे आपका है बैच शायद, है ना? हाँ यही है, ठीक है। चलो जी, इस फोल्डर में मैं से सेव कर लूँ। आगे यहाँ पर नाम रख लूँ मैं फाइल का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम ही रख दिया पैरा। अब ये किस तरह की फाइल बन रही है? नॉर्मल टेक्स्ट फाइल। मुझे किस तरह की फाइल बनानी है? HTML। तो यहाँ पर हाँ जी, उतनी स्पीड से नहीं मुझे बताया जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है पैरा, नीचे लिखा हुआ आ गया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, मतलब HTML बन गई अभी। हो गया? आप देख रहे हैं जैसे मैंने इसको HTML बनाया, इसके सारे कलर्स ही चेंज हो गए। ओके, यानी उसने उसको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया ना, मुझे उसी तरीके से दिखाने लगा हुआ। अब इस फाइल को चलाकर देखें जरा, और फिर देखते हैं कि इसमें और उसमें क्या फर्क है। ये वाली फाइल है, खोलो जी इसको। अभी तो इसमें उस तरह वेबसाइट की तरह बोल्ड तो नहीं आ रहा, ये बोल्ड हुआ है ना बीच में से, प्रोफेशनल किचन। अब आ जाए वापस कोडिंग में। अब मैंने लिखा वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर इन पाकिस्तान। अब हम ये कह रहे हैं भाई, ये जो था ना, ये मेरा कीवर्ड है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट हमारा कीवर्ड है। सो मैंने यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने एक टैग लगा दिया बी का। बी स्टैंड फॉर बोल्ड। ये वाला जो टैग है ये एसईओ का टैग है, यानी ये हमें लगाना है। अब आप ये देख रहे हैं दो चीजें मिक्स की हैं, एक कोडिंग मिक्स की है और एक कीवर्ड को मिक्स किया। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि इस टैग को, इसका मतलब क्या है, गूगल कर क्या रहा है बेसिकली, गूगल टैग्स को ढूंढ रहा है और उन टैग से वो आपके कीवर्ड को पहचानता है। मतलब गूगल को तो हम ये तो नहीं कह रहे कि भाई ये मेरा कीवर्ड है। मिसाल के तौर पर गूगल आपकी वेबसाइट के कीवर्ड्स को, हर वर्ड को ही कीवर्ड समझ रहा है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने अपनी पूरी वेबसाइट में, मैं कहता हूं मेरी वेबसाइट है, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है XYZ। अब वो जो XYZ टाइपिंग की हुई है ना, उसके इर्द गिर्द मैंने लगा दिया बोल्ड, या उसके इर्द गिर्द मैंने लगा दिया H1। सो अब गूगल क्या समझेगा, ये कीवर्ड है, क्योंकि वो कहता है कि आपने कीवर्ड को H1 में लेकर आना है, वो कहता है कीवर्ड को आपने बोल्ड करना है। अब वो उसको कीवर्ड, हालांकि वो कीवर्ड है ही नहीं, मतलब कोई बंदा XYZ तो नहीं लिखेगा, हो सकता है मैंने गलती से लिख दिया हो, लेकिन क्योंकि इस तरह लिखा गया है तो वो उसको क्या समझने लगा हुआ है, कीवर्ड समझने लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली ये जो टैग्स हैं ये गूगल को बता रहे हैं कि भाई कौन से आपके कीवर्ड्स हैं और कौन से नहीं है। तो जब हम इन कैट को प्रोमिनेंटली कहना चाह रहे हैं कि इसका ये पर्पस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसको अपने, जिनको हम कीवर्ड समझ रहे हैं ना, जो हमारे ह्यूमंस के नज़दीक जो कीवर्ड्स हैं, उन्हीं के साथ हम इसका इस्तेमाल करें, ताकि वो उन्हीं को जाकर गूगल को बताया कि भाई ये कीवर्ड्स हैं। समझ आइए इस बात की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे नज़दीक प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट कीवर्ड है, गूगल को प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट की क्या समझ आएगी, क्या चीज़ है। गूगल ढूंढेगा बोल्ड को, गूगल ढूंढेगा स्ट्रॉन्ग को, गूगल ढूंढेगा H1 को। इसी तरह अगर इमेज होगा और मेरा कीवर्ड प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट है, तो गूगल को तस्वीर से कुछ लेना देना नहीं है। गूगल जाएगा आर्ट में और देखेगा कि भाई आर्ट एट्रीब्यूट में आपने मैसेज क्या दिया हुआ है, उसको लगेगा यही कीवर्ड है। गूगल देखेगा आपकी फाइल का नाम कि भाई इसकी फाइल का नाम क्या है, कहेगा भाई क्योंकि मैंने इसे कहा था कि फाइल का नाम कीवर्ड पे रखना, तो यही इसका कीवर्ड है। इसका मतलब अगर मैंने आर्ट को मिस कर दिया और मैंने फाइल का नाम 07 रख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, गूगल कंफ्यूज होगा, उसे तो समझ में नहीं आएगा कि मेरा कीवर्ड क्या है, मुझे रैंक किस चीज़ को करना है। अच्छा, एक आ गया हमारे पास बी। अब इसको जरा सेव करें दोबारा और इसको रीलोड करें, चेंज देखें क्या आता है, कुछ पता लगे क्या हुआ है। बोल्ड हो गया ना। ओके, अब गूगल बोल्ड करने के लिए हमें दो टैग्स देता है। एक ये वाला टैग जिसमें मैंने अभी इस एग्जांपल में बोल्ड किया, और एक हमें देता है, कहां पे लगाएं, इसी पे लगा लें, चलो इसी पे लगा लेते हैं, बाकी हमें कोई कीवर्ड लग नहीं रहा। स्ट्रॉन्ग, फर्क सिर्फ इतना है, दोनों एक ही तरह का बोल्ड करेंगे। बोल्ड का जो टैग है वो उसकी हिस्ट्री पुरानी है, यानी कि पुराना HTML टैग है, और ये वाला नया टैग है। सो गूगल क्या है, दोनों को कंसीडर करता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट्स में पार्टली बोल्ड से कर देते हैं और पार्टली स्ट्रॉन्ग से करते हैं, दोनों ने ही हाईलाइट करना है। अब आप देखिएगा मैं इससे भी बोल्ड कर रहा हूं तो मैसेज एक ही है, मैसेज में कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया ना। इसने भी वैसे ही बोल्ड किया जैसे बी ने बोल्ड किया था, यानी कि बी का टैग भी बोल्ड कर रहा है
स्ट्रॉन्ग का टैग भी बोल्ड कर रहा है। सो गूगल हमें क्या कहता है कि भाई बी और स्ट्रॉन्ग दोनों यूज कर सकते हो। तो अब मुझे एग्जैक्टली गूगल की साइंस का भी नहीं पता कि भाई गूगल क्या करने वाला है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने अपनी पूरी वेबसाइट में कहीं स्ट्रॉन्ग कर दिया और कहीं पर बी कर दिया, यानी दोनों को ही मैंने इस्तेमाल कर दिया। जी आगे देखें जरा। अब इस वेबसाइट के हवाले से हमें यह भी पता लग गया कि भाई वेबसाइट में हमने जो अपना कंटेंट लिखा हुआ है उस कंटेंट के अंदर हमारा कीवर्ड होना चाहिए, और हमने गूगल को उस कीवर्ड के मतलब कैसे बताना है, बोल्ड या स्ट्रॉन्ग करके। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि जो हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 तक हमारे पास हेडिंग स्टाइल्स थे, उनमें से हेडिंग 1 सबसे बड़ा था, हेडिंग 6 सबसे छोटा था, तो थोड़ी देर के लिए हम ये कहेंगे भाई वो भी तो बोल्ड ही कर रहा था, तो क्यों ना हम हेडिंग 6 को यूज कर लें, क्योंकि वो उससे साइज भी मुतासर नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि वो ऑलरेडी छोटा है। नो, बिल्कुल नहीं, इल्लीगल होगा। क्यों इल्लीगल होगा? इसलिए कि वो पैराग्राफ का हेडर है और आप यहां पर पैराग्राफ का कंटेंट लिख रहे हैं। तो जब हम पैराग्राफ के कंटेंट में हेडर इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब है हम फिर गूगल को कंफ्यूज कर रहे हैं कि भाई ये हेडिंग है कि कंटेंट है। यानी हमने जब भी H1 से लेकर H6 का इस्तेमाल करना है, हमेशा हेडर्स में इस्तेमाल करना है। किसके हेडर्स में? पैराग्राफ के हेडर में। पैराग्राफ के पार्ट में हमने H1 से लेकर H6 यूज बिल्कुल नहीं करना। यानी ये क्या है? ये पैराग्राफ का हेडर है। ये क्या है? ये पैराग्राफ का हेडर है। ये क्या है? ये पैराग्राफ का हेडर है। ये H1 से लेकर H6 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ओवर द ईयर दस्तगीर इंजीनियरिंग, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि भाई ये दस्तगीर मेरा कीवर्ड था, तो मैं कहूं भाई इट्स ओके, छोटा सा लिखा हुआ है, H6 भी छोटा ही करता है, तो मैं ये H6 लगा लेता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं गूगल के स्ट्रक्चर को डिनाई कर रहा हूं। गूगल का स्ट्रक्चर कहता है कि ये हेडिंग नहीं है, चाहे वो हेडिंग 1 हो या हेडिंग 6 हो, ये हेडिंग नहीं है। अगर आप हेडिंग लगाओगे तो गूगल एकदम मुझे कोरा सा जवाब देगा कि भाई आप गलत स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो, आपकी वेबसाइट स्ट्रक्चरल डिजाइन नहीं हुई हुई। अब आप देख रहे हैं मैं वेबसाइट डिजाइन नहीं कर रहा हूं ना, मैं वेबसाइट डिजाइनर हूं, लेकिन वेबसाइट के स्ट्रक्चर को मुझे समझना है। ये वाला स्ट्रक्चर हो सकता है वेब डिजाइनर भी ना समझ रहा हो, मतलब ये जो टेक्निकलिटी मैं बता रहा हूँ ये डिजाइनर को नहीं पता होगी। ये डिजाइनर को मैं खुद मना करूंगा कि भाई ये चीजें हैं, कहाँ कहाँ किस किस चीज को आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अगर हम ये सारी स्किल्स होंगी तो मुझे डिजाइनर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेबसाइट मेरे पास होगी, मैं खुद ही ये सारी चीजें हैंडल कर लूंगा। यही हमारा थीम है इस पार्ट को करने का, कि हमारे पास वेबसाइट की, और हमें ऐसे नहीं करना कि भैया तस्वीर लेफ्ट साइड पर आ रही है तो मैं कहूँ यार इसको इधर नहीं होना चाहिए, तो गलत है, इसको राइट पे ले जाओ। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम जो वेबसाइट का डिजाइन स्ट्रक्चर हो रहा है और एक गूगल एल्गोरिदम स्ट्रक्चर है वो हो रहा है। वो जो गूगल एल्गोरिदम स्ट्रक्चर है ना, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। डिजाइन स्ट्रक्चर जो है वो क्लाइंट और डेवलपर का काम था। क्लाइंट ने बताया कि मुझे ऐसा डिजाइन चाहिए, वो उसके डिजाइन स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं ये गूगल एल्गोरिदम स्ट्रक्चर है, कि गूगल के एल्गोरिदम में प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए किसी भी तरह से। चलो अब ये भी हो गया। अब बच क्या गया? यानी कि अब इस वेबसाइट में अगर आप देखें तो मैंने मोस्टली चीजें एंड तक जाएं तो वही चीजें रिपीट हो रही है ना बार बार। यहाँ टेक्स्ट है, यहाँ तस्वीरें हैं, यहाँ हेडिंग स्टाइल है, और तो कुछ भी नहीं है पूरी वेबसाइट में। एक चीज हो रहा है, और वो क्या है? वो है लिंक्स, और वो है हाइपरलिंक्स। अब सिर्फ एक चीज रहेगी कि भाई हाइपरलिंक्स कैसे लगेंगे, और हाइपरलिंक्स एक नहीं है, बहुत सारे हैं। देखिए ये भी हाइपरलिंक है, ऊपर है माउस अबाउट पे लेकर, तो ये क्या है? क्या ये हाइपरलिंक नहीं है? मेन्यू भी हमारा हाइपरलिंक है, ठीक है। यहाँ पर अगर आए तो ये भी मैंने हाइपरलिंक ही बनाया हुआ है, और नीचे आए बल्कि ऊपर जाएं, ये जो सोशल मीडिया का बटन है ये क्या है? ये भी हाइपरलिंक है, ठीक है। अब हम देखने लगे भाई हाइपरलिंक कैसे लगते हैं। हमें हाइपरलिंक के कोड को अंडरस्टैंड करना है। हमें हाइपरलिंक के कोड को अंडरस्टैंड करना है कि भाई हाइपरलिंक का कोड क्या है, ताकि जब मुझे कोई हाइपरलिंक्स में चेंज करनी हो तो मैं उसके कोड को अंडरस्टैंड करता हूं, ठीक है। सिर्फ इसलिए मैं हाइपरलिंक को भी समझने जा रहा हूं। मिसाल के तौर पर मैं इस वेबसाइट की कोडिंग खोलूं, कैसे खोलते हैं? अच्छा, कंट्रोल यू करके हम कोडिंग खोलते हैं, मॉडिफाई नहीं करते हैं, ये ज़हन में रखना, ठीक है। एक स्टूडेंट ने मुझे एक बार मैसेज किया था कि मैं कंट्रोल यू कर रहा हूं और चेंज नहीं हो रही। कंट्रोल यू से चेंज नहीं हो रही, कंट्रोल यू से आपने सिर्फ कोडिंग देखनी है। आ गई ना कोडिंग मेरे सामने। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इसके हाइपरलिंक्स कहां पर है फिलहाल,
देखिए कितने सारे हाइपरलिंक्स आ गए। आगे ये मैंने कंट्रोल F किया, फाइंड की और मैंने हाइपरलिंक का टैग लिखा जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ और उसने मुझे दिखा दिया। जरा मैं इसका जूम बड़ा करूँ। असल में मैं सिर्फ ये समझने के लिए यहाँ लाया हूँ आपको कि आपको ये पता लग जाए कि हाइपरलिंक्स होते क्या हैं। अब ये लिखा है ना ए टारगेट ब्लैंक href, मुझे ये समझना है ये क्या चीज़ है। ये हैं हाइपरलिंक्स और एक ही तरह के बहुत सारे लिंक्स हैं। कितने कह रहे हैं कामन? गूगल हमें क्या कहता है? गूगल कहता है आपकी वेबसाइट में मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आपके पास 100 लिंक्स होने चाहिए। अब लिंक है क्या? अगर हम लिंक को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करें कि लिंक्स क्या हैं, सोशल लिंकिंग हमारी, जैसे हम ये कह रहे हैं कि भाई एक बंदा जो है वो किसी इस जगह पे रहता है और कोई बंदा उसको जानता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका सोशल नेटवर्क वीक है। सेम इसी तरह अगर किसी वेबसाइट के ऊपर कोई भी सोशल लिंक्स नहीं है या दूसरे लिंक्स नहीं पड़े हुए, जिसका मतलब क्या हुआ इस वेबसाइट की इसका नेटवर्क भी बहुत वीक कंसीडर होगा। होना क्या चाहिए कि आपकी वेबसाइट इंटरलिंक हो, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, दूसरी वेबसाइट से भी और अपनी वेबसाइट से, ताकि उसका सोशल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग फील हो। इसलिए वो कहता है कि आपकी वेबसाइट लिंक बेस्ड होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वेबसाइट विकीपीडिया की तरह की लिंक हो। विकीपीडिया की वेबसाइट को खोल के देखा हुआ आप लोगों ने? आप देखते हैं ना उसके अंदर लिंक ही लिंक होते हैं, यानी 2 वर्ड्स खत्म होते हैं तो आगे एक और लिंक आ जाता है, फिर 4 वर्ड्स खत्म होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वो किसी के मुतालिक उन्होंने बताया होता है तो वो लिंक्स में उसकी डिटेल्स पड़ी होती हैं। हमने इस तरह के लिंक्स नहीं बनाने और हमने रिलेटेड लिंक्स भी बनाने हैं, अनरिलेटेड लिंक्स भी बनाने हैं। ये नहीं है कि मेरी वेबसाइट एजुकेशनल है और उसके ऊपर क्लिक इन्फो का लिंक पड़ा हुआ है, ये तो गलत है ना। हाँ, अगर मेरी वेबसाइट एजुकेशनल है तो कोई एक ऐसा एजुकेशनल टॉपिक है जो विकीपीडिया पे बहुत डिटेल से लिखा हुआ है, तो अब मैं क्या करूंगा अपनी वेबसाइट पे उस विकीपीडिया का लिंक लगाऊंगा। लेकिन क्योंकि मेरी वेबसाइट भी एजुकेशनल है, विकीपीडिया का वो लिंक भी एजुकेशनल है, तो दोनों मैच कर रहे हैं आपस में बाई नेचर। इन दोनों लिंक्स को बाई नेचर आपस में मैच होना जरूरी है। ठीक है, सो ये तो हमें पता लग गया भाई ये लिंक कैसा होता है। अब आ जाते हैं कोडिंग में वापस। अब हमें पता लग गया ये लिंक लगना कैसे है, यही था। चलिए अब मैं काम करता हूँ, इसके ऊपर एक और लिंक लगा लेता हूँ सिर्फ समझाने के लिए आपको। अब आपको पता लग गया कि लिंक लगाने के लिए क्या यूज करते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एंकर, एंकर, ठीक है। मतलब ए किस चीज का एब्रीविएशन है? एंकर का, ANCHOR, ठीक है, एंकर का। सो मैंने लिखा ए, आगे लगाया मैंने, इसका क्या मतलब है? हाइपर रेफरेंस, ठीक है, मतलब किसी और का रेफरेंस दे रहा हूँ। सर समझाने के लिए हम एक काम करते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं, सबको पता लग गया कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर आगे मैंने एक और ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं ना, सबको पता है ना कि एक जो मेन टैग होता है वो टैग होता है, उसके अलावा जितनी भी ऑप्शंस होती हैं वो सब एट्रीब्यूट्स हैं। यानी इसका मतलब है कि जो लिंक का टैग है एक्चुअली वो कौन सा है? ए का, और href क्या है? एट्रीब्यूट। उसके बाद टारगेट क्या है? एट्रीब्यूट। जी, मैंने क्या लगाया? टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। इसका क्या मतलब है? खाली पेज। आप अक्सर नोट करते हैं जब हम किसी लिंक पे क्लिक करें तो वो खुलता कैसे है? इधर आ जाते हैं वो। अच्छा एक चीज नोट करें जरा, मैंने जूम बड़ा किया हुआ है ना, देखें सोशल मीडिया के लिंक्स नजर नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। अब क्या हुआ आगे? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम लोगों ने कोडिंग यूज की हुई है इसमें सोशल मीडिया के लिंक्स ऊपर डेस्कटॉप व्यू में नजर आएंगे, लेकिन बॉटम पे हमें दोनों व्यूज में नजर आएंगे, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ फेसबुक पे, जरा देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? ये था पेज और इस लिंक पे क्लिक किया हमने, फर्क क्या हुआ? कोई फर्क पड़ा है ना? न्यू पेज पे आ गया। तो जब आपका लिंक किसी नए पेज पे खुलता है तो इसका जो एट्रीब्यूट है वो कौन सा है? ब्लैंक। फॉर एग्जाम्पल मैं इस लिंक पे क्लिक करता
और यहाँ पर ही ये वाला पेज रिप्लेस हो जाता और दूसरा पेज खुल जाता। तो इसका मतलब है कि ये ब्लैंक नहीं है, ये करंट पेज ही है। लेकिन इसको हम फिर लिखते कैसे? ऐसे मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ लिखो, एक वक्त में तो एक ही लिख सकते हैं ना, दो तो नहीं लिखेंगे। कैसे लिखते हैं हम इसको? पेरेंट। पेरेंट का मतलब करंट। अब इसके दो बिहेवियर्स हो गए, ब्लैंक और पेरेंट। बाय डिफॉल्ट इसका जो बिहेवियर होता है, मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया ना, बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब है कि अगर मैं बताऊं ही ना, मतलब टारगेट यूज ही नहीं करूं, तो इसका मतलब क्या होगा? लिंक फिर भी तो कहीं खुलेगा। क्या वो नए पे खुलेगा या उसी पे खुलेगा? तो इसका जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, इसको बोल रहे हैं बाय डिफॉल्ट बिहेवियर। इसका जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है वो करंट पेज का ही है। इसका जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है वो करंट पेज है, यानी मैं अगर कुछ मेंशन नहीं करूंगा तो मैं उस पर क्लिक करूंगा तो उसी पेज पे खुल जाएगा। अच्छा, अब जरा थोड़ी सी एसईओ के हवाले से एक माइंड को थोड़ा सा ओपन करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा कीवर्ड के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आया, ओके, अब वो वेबसाइट पे आ गया, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। आया, जैसे ही आया ना, आते ही उसने क्या किया, उसे यहाँ पे लिंक नजर आया और उसने इस लिंक पे क्लिक कर दिया। हो सकता है कि मैं इस लिंक को प्रेफर करूँ कि भाई इसको मैं कहाँ ले जाऊँ, उसके सोशल मीडिया पे ले जाऊँ, ठीक है। तो इस पर क्लिक किया तो सोशल मीडिया पे चले गए। अब वो जो सोशल मीडिया पे गया वो कैसे गया? क्या वो नई विंडो से गया है कि करंट विंडो से गया? अगर तो वो इसी विंडो से चला गया, इसका मतलब क्या हुआ? इस पेज को मैंने ओवरराइट कर दिया। अब जब मेरी वेबसाइट के गूगल पे एनालिसिस हो रहे होंगे तो हुआ क्या? बेसिकली एक ट्रैफिक आई है कीवर्ड से, मेरी वेबसाइट पर आई और आते ही दूसरे पेज पर चली गई, क्योंकि मेरा पेज बंद हो गया। बंद हो गया ना। अच्छा, दूसरा बिहेवियर देखते हैं। दूसरा बिहेवियर क्या था? ब्लैंक का। कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट पर आया, लिंक पर क्लिक किया उसने, तो मेरा पेज भी खुला है और साथ एक पेज और खुल गया। अब दो पेजेस खुल गए। इसका मतलब क्या हुआ? मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पेज की ओपन का टाइम बढ़ गया। खुला ही रहेगा भाई जितनी देर तक मैं उस पर रहूँगा, जब तक मैं टैब बंद नहीं करूँगा। अब गूगल का एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, उसे हम बोलते हैं बाउंस रेट। बाउंस रेट, बाउंस रेट का क्या मतलब है? किसी भी चीज़ का बाउंस कर जाना, ठीक है ना। वैसे आमतौर पर हम कहते हैं कि हर रेट, कोई भी रेट हो, हमें ग्रो करने के लिए उसे अच्छा होना ज़रूरी है, यानी रेट ज़्यादा होना चाहिए। मगर बाउंस रेट एक ऐसी वाइड चीज़ है जिसके मतलब हम ये कह रहे होते हैं कम होना चाहिए, ठीक है ना। बाउंस रेट का मतलब क्या है? बाउंस रेट का मतलब ये है कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग की क्लास पढ़ा रहा हूँ। सो एक स्टूडेंट कहता है मैंने ट्रायल क्लास लेनी है, आके बैठ जाता है पीछे, ट्रायल क्लास लेता है, ठीक है, और 70 सेकंड्स के अंदर उठकर चला जाता है। इस तरह स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। पूरे दिन में ना कोई मैंने 10 ट्रायल दिए और मैंने बाउंस रेट कैलकुलेट किया और मुझे पता लगा कि भाई 7 का बाउंस रेट तो बहुत हाई था और 3 का बाउंस रेट ज़रा कुछ नॉर्मल सा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें मेरी समझ में नहीं आई, वो मेरी क्लास को छोड़कर चले गए, उन्हें मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, इसी वजह से बाउंस रेट हाई हुआ। इसी तरह अगर कोई आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट हाई होगा तो इसका मतलब ये अच्छा सिग्नल है कि बैड सिग्नल है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैड सिग्नल है। तो इसका मतलब जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जिन टेक्निकल पॉइंट्स की बेसिस पर हम अपना बाउंस रेट अच्छा कर सकते हैं। हम कहे भाई नहीं, हमने कभी भी पेरेंट यूज़ नहीं करना, हमने हमेशा क्या यूज़ करना है? ब्लैंक यूज़ करना है। ये तो एक फैक्टर हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब आप एक और बात में उलझ गए होंगे कि भाई अब तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, भाई इसको कैसे हमने एंटरटेन करना है। यानी हम जब वेबसाइट के एसईओ करें तो क्या ख्याल है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि भाई मेरा कॉलेज है, मैं कॉलेज चला रहा हूँ और मैं एक कैंपेन चलाता हूँ, प्रमोशनल कैंपेन चलाता हूँ क्योंकि मुझे बिजनेस ग्रो करना है अपना। फेसबुक पे मैं कैंपेन चला देता हूँ, लेकिन जब स्टूडेंट हमारे पास पढ़ने आते हैं ना तो वो सेटिस्फाइड नहीं होते, अनसेटिस्फाइड होकर चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हो सकता है वो बैड रिव्यूज भी देना शुरू हो जाए मेरी साइट पे जाकर या पेज पे जाकर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कैंपेन चलाने से पहले अपने बाउंस रेट पे काम करना पड़ेगा। यानी मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर मैं लोगों को खींच के यहाँ ला रहा हूँ तो जो यहाँ पर आ जाए ना उसे तो नहीं जाना चाहिए ना। मतलब जो हम कहें कि भाई क्लासरूम में बंदा आ गया तो बस फिर एडमिशन लेकर ही जाएगा, इसका मतलब है कि हमें पूरी क्लास पे ग्रिप है, कंट्रोल है, हमारा बाउंस रेट कम है।
इसी तरह जब हम कोई वेबसाइट बनाएं तो हमें कंटेंट को ऐसा रखना है कि उस पर बाउंस रेट कम हो, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर एक बंदा लिखता है बेस्ट ई लर्निंग ऐप फॉर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, ठीक, एक कीवर्ड लिखा किसी ने, आप तो इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, है ना, तो बाकी स्टूडेंट्स भी समझ रहे हैं क्योंकि अक्सर मैं स्टार्स अकेडमी आपसे डिस्कस कर रहा था। अब किसी ने एक कीवर्ड को रैंक कराया और अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ले गया। अब जो उस वेबसाइट पर गया ना, तो उस वेबसाइट के ऊपर उस कॉलेज की हिस्ट्री लिखी हुई है कि जनाब ये कॉलेज 1990 में हमने बनाया था, तो इन लोगों ने बनाया था, ये इसके चेयरमैन हैं, इस कॉलेज में ये कोर्सेज होते हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये सारा डाटा उसे मिल रहा है? नीचे क्या आ रहा है? 9th क्लास कोचिंग क्लासेस, 10th क्लास कोचिंग क्लासेस, FSC कोचिंग क्लासेस, फिर एड्रेस आ रहा है, फिर एक वीडियो लग रही है। आपका क्या ख्याल है कि वो जिस कीवर्ड के थ्रू आया था, ट्रैप हुआ था, उसको कुछ मिला है? नहीं मिला। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर बाउंस रेट कैसा होगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई होगा। इसका मतलब हमें सबसे पहले किस चीज़ पर एफर्ट करनी है? सबसे पहले एफर्ट ये करनी है कि भैया अगर हम किसी को घेर कार के अपने पास ले आते हैं, घेर कार के लाने का मतलब कीवर्ड से, कीवर्ड से घेरते हैं ना किसी को। अब वो जब हमारी वेबसाइट पर आ गया है तो अब उसे जाना नहीं चाहिए। जाएगा कब नहीं वो? जब हमारा बाउंस रेट कम होगा। यानी इसका मतलब है कब नहीं जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कैसे नहीं जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा कि जब वो वेबसाइट पर आएगा तो बेसिकली हम उसको उसी वेबसाइट पर लैंड करवाएंगे जिस वेबसाइट के ऊपर ई लर्निंग ऐप के मतलब सब कुछ बताया जाएगा। उसी वेबसाइट के ऊपर एक छोटी सी वीडियो होगी, उसमें एक छोटा सा लिखा होगा तरीका कि हाउ टू इंस्टॉल स्टार्स अकेडमी ई लर्निंग ऐप। वो मेरा ख्याल है 20 सेकंड्स का एक क्लिप हो, 30 सेकंड्स का एक क्लिप हो, ठीक है। उसके बाद ई लर्निंग ऐप के सारे फीचर्स लिखे होंगे। उसके बाद लिखा होगा कि भाई ई लर्निंग ऐप का आपको अगर फ्री डेमो लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं, इस लिंक पर क्लिक करो। अब सारी बातें मैं जो उस पेज पर हैं इससे रिलेटेड है। अब जब मैं इस कीवर्ड के थ्रू ट्रैफिक जिस पेज पे ला रहा हूँ, यहाँ से मुझे कुछ मिलने वाला है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? बाउंस रेट को बेहतर करना है। एक अच्छा बाउंस रेट जो होता है हमारी वेबसाइट का, दैट इज इक्वल्स टू 40, यानी 40 से ज़्यादा बाउंस रेट। अगर बाउंस रेट के एनालिसिस हमें गूगल बताए कि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट 50 है तो हमें लगेगा कि अच्छा नहीं है। अगर कहे कि 80 है आउट ऑफ 100, वैसे तो बड़े अच्छा नंबर है ना ये, मगर इसका मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुअर बिहेवियर है हमारी वेबसाइट का, कि भाई लोग बहुत जल्दी भागते हैं वेबसाइट से, वेबसाइट पर आते हैं और एकदम छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रिलेटेड चीज़ें उस वेबसाइट पे नहीं मिलती, ठीक है। आज अब हमने बिहेव इसकी बात भी कर ली, ये भी बना लिया, इसके वजह से एक यूज़ कर ले, एक ही यूज़ करना है ना एक करना है। और आखिर में है इसके इमेज में भी था सेम वही वाला, सेम बिहेवियर। आमतौर पर ऐसे टैग्स नहीं है जिनका एक जैसा बिहेवियर हो, लेकिन ये वाला एट्रीब्यूट जैसा बिहेवियर IMG में कर रहा है वैसे ही बिहेवियर यहाँ पे करेगा। सो हम क्या देते हैं? बेस्ट न्यूज़। सपोज किया मेरा ये कीवर्ड था तो मैंने यहाँ पर कीवर्ड यूज़ कर लिया। अब इसको भी मैं ज़रा 2 लाइनों में कर दूँ ताकि हम इसको ज़रा देख लें, स्क्रीन पर नज़र आ जाए मुझे। अब मैं इसे करने लगा बंद। एंकर तो यूज़ हो गया, ठीक है। अब एंड एंकर करना है, लेकिन इसका क्लिकेबल टेक्स्ट कोई नहीं है। हर एंकर का एक क्लिकेबल टेक्स्ट होता है, ऐसे ही है ना। मिसाल के तौर पर मैं इस वेबसाइट पर हूँ, ये होम एक एंकर है, ये अबाउट भी एक एंकर है, ये गैलरी भी एक एंकर है। तो एक्चुअली ये जो गैलरी की टर्म लिखी हुई है ये क्या है? ये क्लिकेबल टेक्स्ट है एक्चुअली। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं गैलरी ना लिखता तो कोई भी इसको क्लिक तो नहीं कर सकता था, यानी इस लिंक को फॉलो नहीं कर सकता था। इसका मतलब क्या हुआ? क्लिकेबल टेक्स्ट के बगैर तो एंकर बनेगा ही नहीं। तो क्लिकेबल टेक्स्ट कहाँ पे आता है? कहाँ पे आता है? इससे पहले, एंड से पहले। चलो जिसका नाम ही मैं क्या रख लेता हूँ, geo.tv। मेरी मर्जी है मैं क्या मर्जी नाम रखूँ, ठीक है। इसका नाम मैंने ये रख लिया। अब इसको सेव करें इसको रन करना है। लिंक आ गया ऊपर, हाइपर लिंक बना हुआ आ गया।
एक्सप्लेन करके हमने सिर्फ एक चीज़ समझी है कि जो हाइपरलिंक्स बने होते हैं इनके टैग क्या होते हैं। हमने टैग के सिंटेक्स को अंडरस्टैंड किया, ठीक है। अब आए जरा वेबसाइट पे वापस, क्या बच क्या गया इस पूरी वेबसाइट में। तो इस वेबसाइट को आप लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाना है। यहाँ से आपने लोगो चेंज कर देना है, यहाँ से आपने अपने मेन्यूज चेंज करने हैं, यहाँ पर आपने अपने सोशल मीडिया के साथ अटैच करना है। यहाँ पर इसके 2 स्लाइडर्स आ रहे हैं, ये 2 स्लाइडर पिक्चर चेंज करनी है। कैसे करनी है अभी बताऊंगा। इस वेबसाइट को भी डायरेक्ट एडिट करेंगे, ये तस्वीर चेंज करेंगे, ये मैटर चेंज करेंगे, जो भी आपकी वेबसाइट है उसी का मैटर आएगा ना। ये तस्वीर चेंज करेंगे, ये तस्वीर चेंज करेंगे, ये सारी तस्वीरें चेंज करेंगे। अब ये क्या आ रहा है, गूगल मैप। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नाम भी देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट दस्तगीर इंजीनियरिंग आ रहा है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि भाई यहाँ पर ये जो बिजनेस में ऐड कर रहा हूँ इसको गूगल पे रजिस्टर भी होना चाहिए, यानी इसकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल होनी चाहिए। लेकिन ये वेबसाइट में कैसे इम्बेड होके आ गई है, ये लाने का तरीका भी हमें देखना है। ये रह गया हमारा। इसके बाद तकरीबन हमारी साइट मुकम्मल, यानी कि कोडिंग जो मैंने आपको करानी थी सारी मुकम्मल हो गई। तो हम एक काम करते हैं, पहले मैं एक लोकल वेबसाइट, अच्छा ये वेबसाइट लोकल है कि ऑनलाइन है जो मैं खोलता हूँ बार बार, कौन बताएगा। ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, ठीक है ना। ये हम देख रहे हैं कि ये ऑनलाइन है, इसलिए कि इसके सामने ये लॉक भी लगा नजर आ रहा है आपको, ठीक है। और इसके साथ अगर हम देखेंगे तो हमें HTTPS भी नजर आएगा, आ गया HTTPS लिखा हुआ, ये ऑनलाइन है। अब मैं यही इसी तरह की कोई वेबसाइट अपने कंप्यूटर से खोलता हूँ, लैपटॉप से खोलता हूँ। चलिए जी एग्जाम्पल के तौर पर ये खोल लेते हैं, क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था ना कि वेबसाइट किस फाइल से खुलती है, इंडेक्स से। बिल्कुल सही है, देखें जरा इंडेक्स क्या है, ये आ गया, ये फाइल है, इसे डबल क्लिक करते हैं। अब हम ये देखेंगे ये कौन सी है, हाँ जी, ये अल्लामा साहब वाली वेबसाइट आ गई। ये कोई पुरानी है, ये नहीं, ये पुरानी वाली है, नई वाली नहीं है, ये गलत खोल लिया, वापस आ जाए, नए मॉडल की खोल ली। इसमें फाइलें भी बहुत सारी बनी हुई है ना, देखे ना आपने। चलिए वो खुल गई है तो उसको भी देख ही लेते हैं, खुल गई है तो उसको भी जरा समझते हैं। इसको मैं छोटा करूं, ठीक है, फर्क पता लगे, रिस्पॉन्सिव नहीं है, मतलब पुराने मॉडल की वेबसाइट है ये। जबकि मैं दूसरी वेबसाइट को जब छोटा कर रहा था, देखें इसका मेन्यू, मोबाइल मेन्यू भी नहीं बना इसका। लेकिन जब मैं दूसरी वेबसाइट को छोटा करूंगा, अभी इसको छोटा करते हैं, मोबाइल मेन्यू आ गया, अब मेन्यू इधर आ गया। इसका मतलब क्या, वो जो पहले वाली वेबसाइट थी वो पुराने मॉडल की वेबसाइट थी। इस तरह की वेबसाइट को हम कहते हैं ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, जबकि वो नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट थी, ठीक है। अच्छा ये वेबसाइट हमारे पास आ गई, अब जरा देखते हैं यहाँ पर क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर एक वीडियो भी आ रही है, चलिए इसको भी देख लेते हैं फिर। और यहाँ पर ये मैप भी आ रहा है, यहाँ पर कौन सा मैप आ रहा है ये भी मैंने लगता है पढ़ाने के दौरान ही सिखाया होगा, पीक सोल्यूशन फतेहगढ़ वाला। चलो अब हम इसी मैप को चेंज करते हैं और इसको कर देते हैं पीक सोल्यूशन लोअर माल वाला। इसका मतलब क्या होगा कि कोई मैप लाने की कोई साइंस तो होगी, यहाँ पर क्या किस साइंस से मैं इससे ला रहा हूँ। इसके लिए मैं जाता हूँ सीधा गूगल मैप पे, भाई मैप आ रहा होता है ना इधर, किधर है, अच्छा बहुत ही नीचे है ये, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। अब मैं आ गया हूँ मैप में सीधा। बेसिकली मुझे कोड चाहिए, आप देख रहे हैं ना पूरी वेबसाइट कोडिंग से बनी हुई है, तो मुझे मैप का कोड चाहिए एक्चुअली। सो मैं गूगल मैप पर आया हूँ और यहाँ आकर मैं लिख लेता हूँ, हाँ जी, अभी देखिएगा, नहीं नहीं रेडियस नहीं, कोड निकालना है, पूरा HTML कोड निकालना है। जरार शहीद रोड लोअर माल, ये वाला जी हमारा, इसको क्लिक करते हैं, आगे ये शेयर का बटन बना हुआ है, यहाँ पे जाएंगे और ये लिखा हुआ है इम्बेड मैप आ रहा है, ठीक है, पूरे का पूरा कोड ही आ गया सारा। ये पूरा कोड ही वेबसाइट में एज इट इज पेस्ट कर देना। इसे मैंने क्या किया, लिखा हुआ भी आ रहा है कॉपी HTML,
तो अब आपको अंदाजा हो गया कि आज के दौर में HTML कोडिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है। यानी अगर आपको HTML कोडिंग नहीं आती है तो आपका प्लेटफॉर्म जो मर्जी हो आप कर ही नहीं सकते यूज। और ये सिर्फ HTML कोडिंग आपने देखी है जितनी, जहाँ पर जाकर मैंने एंड कर दिया यहाँ पर एंड हो गई है। ये 6-7 किस्म की कोडिंग थी जो समझी हमने। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पूरी लैंग्वेज समझनी है, हमें सिर्फ इतनी ही कोडिंग समझनी थी, कॉपी। होगी जी कॉपी। अब कहाँ जाए? उस वेबसाइट के कोड में आ जाए ना पहले, जहां हम चेंज करने जा रहे थे। ये अब मैंने क्या करना है, इस पे राइट क्लिक और एडिट विद नोटपैड। ठीक हो गया। अब हमें इसको रिप्लेस कर देना है उस कोड के साथ जो पुराने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे उस कोड की जरूरत है, पहले तो मुझे देखना पड़ेगा वो कोड है कहाँ पे। वो कोड आपने अभी कॉपी किया है, बनाया भी है, तो आपको पता लग गया ना वो कोड कौन सा है। आई फ्रेम है तो मैं कहता हूँ भाई आई फ्रेम को ढूंढो। फिर मैंने कंट्रोल F किया, ठीक है, फिर मैंने कंट्रोल F किया और आई फ्रेम लिख दिया, फाइंड। जरा देख रहे एक आई फ्रेम आया, आ गया ना एक आई फ्रेम। राइट साइड पे लेकर जाए जरा इसको। ये किस चीज का आई फ्रेम है देखें, मैप का तो नहीं है। ये किसका आई फ्रेम है? यूट्यूब का आई फ्रेम। ये तो नहीं चाहिए था हमें। ये भी, इसके बाद इसको भी देखते हैं। यानी कि ये हमें पता लग गया कि जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे डायरेक्ट, वो यूट्यूब से दिखा रहा हूँ, तो उसका आई फ्रेम है ये। अभी फिलहाल ये वाला नहीं लगाना, तो मैं कहता हूँ फाइंड नेक्स्ट जी। अब दूसरा आ गया, यही वाला था ना जिसकी तलाश थी मुझे। भाई ये किस लाइन पे लिखा हुआ है? 1396। मैं इस लाइन नंबर पे क्लिक करता हूँ, क्या हुआ, सारी लाइन सिलेक्ट हो गई। लाइन नंबर पे क्लिक करने से डिलीट किया, फिर एंटर किया और यहां पर पेस्ट कर। वही वाला कोड जो वहां से पिक करके लाया, वही है ना। मुझे कुछ अंडरस्टैंड नहीं करना ये कोड क्या है, ठीक है। सेव कर दें और अब इस वेबसाइट को रिफ्रेश करें। मतलब अब क्या होना चाहिए, असूली तौर पर ये वाला मैप चेंज होना चाहिए। ये फतेहगढ़ का आ रहा है, अभी लोअर माल का हो जाएगा। जी लोअर माल हो गया। इसमें हम मैप भी चेंज कर सकते हैं, मगर यहां पर मैप का होना जरूरी है। यानी बिजनेस प्रोफाइल बनी हो। अगर बिजनेस प्रोफाइल किसी की नहीं होगी तो कैसे लाएंगे एम्बेड करके मैप? फिर तो सिंपल लोकेशन है ना, लोकेशन लाने का तो कोई फायदा नहीं होगा ना। लोकेशन तो सिंपल लोकेशन है, वो तो कोई आइडेंटिटी तो नहीं है ना आपके बिजनेस की। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हो ना, वो मेरे गूगल के ऊपर जो रिव्यूज आ रहे हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं एम्बेड होकर। अब मेरी वेबसाइट पर ये भी पता लग रहा है कि लोग कितने एंगेज्ड हैं हमारे साथ। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? पीछे क्या बच गई, वीडियो। ऊपर आकर जरा देखें वीडियो को। अच्छा, सबसे पहले इस वीडियो को भी देखें। यहाँ पर एक ऑप्शन और भी आ रही है, वो क्या है? एक मैसेज आ रहा है वीडियो प्ले नहीं हो रही है। मतलब वीडियो लगी हुई है मगर वीडियो प्ले नहीं हो रही। वो क्या मैसेज है? ताकि आपको वीडियो के ना प्ले होने की वजह का भी पता लग जाए। ज़्यादा ही बड़ा कर दिया। Playback, video unavailable. Playback on other website has been disabled by the video owner. इसका क्या मतलब है? मतलब एक तो होता है ना कि हम लोग ये कह देते हैं कि हमारी जो वीडियो है, जिन लोगों ने YouTube पढ़ा हुआ, मेरी बात समझ में आ रही होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आगे जाके पढ़ेंगे YouTube वाला मॉड्यूल। तो ये क्या है, ये मैंने अपने चैनल से वीडियो लगाई है और अपने चैनल के ऊपर इस वीडियो पे मैंने सेटिंग की हुई है कि कोई भी बंदा मेरी वीडियो को इम्बेड भी नहीं कर सकता। ठीक है ना? यानी कि हाँ, अगर किसी ने मेरी वीडियो देखनी है तो यूट्यूब पर ही आकर देखेगा। एक तरीका क्या होता है कि कोई बंदा आपकी वीडियो को डाउनलोड करे और अपने चैनल पे लगा दे, इसे तो बोलते हैं ना कॉपीराइट स्ट्राइक आ रही है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि कोई बंदा अगर मेरी वीडियो को अपनी वेबसाइट पर जाकर इम्बेड करे तो भी वहाँ पर वो ना आए। तो देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है वॉच ऑन यूट्यूब। कहते अगर आपने ये वीडियो देखनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। ये सेटिंग कहाँ पर है? ये यूट्यूब के अंदर है।
जब यूट्यूब की वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं तो नीचे ऑप्शन आ रही होती है कि आपने उसको लिंक करने की ऑप्शन देनी है कि नहीं देनी है। अब देखें, अब नहीं स्ट्राइक है, वो चल ही नहीं रही तो डाउनलोड करके नहीं लगेगी स्ट्राइक, नहीं लगेगी। वो किसी प्लेटफॉर्म पे तो लग ही नहीं रही, उस होस्टिंग से चल रही है। ठीक है, चलो ये आगे वीडियो भी यहाँ पर आ गई एक, तो ये एक चीज़ ये भी हो गई। अच्छा, ये वीडियो लगनी कैसे है ये देख लेते हैं, वापस आ जाए। अब इसका टैग हमारी नज़र से गुजरा था ना, मैं वापस कर्सर ऊपर ले आया हूँ। देखिए इतना लंबा कोड है, देखिए एंड पे जाऊँ मैं कहाँ तक जाता हूँ, 1500 लाइनों का कोड है, तो एक एक करके ढूंढने में तो बहुत मुश्किल होगी लाइन। इसलिए मैं हमेशा कर्सर अपना रख लेता हूँ शुरू में, और जिस कोड को भी मैंने फाइंड करना होता है मैं कंट्रोल F से कर लेता हूँ, फिर मैं आई फ्रेम को फाइंड कर लेता हूँ, सीधा उधर ही आ गए, मेरा ख्याल है उधर ही आए होंगे आगे। अब यूट्यूब की वीडियो को कैसे इम्पैक्ट करना है, जरा वो साइंस समझ लेते हैं। ठीक है, आप नोट करेंगे यहाँ पर कोड लिखा हुआ है www.youtube.com/embed/, इसके आगे एक नंबर आ रहा है, ये जो नंबर है ना, इट इज कॉल्ड वीडियो आईडी, इसको हम बोलते हैं वीडियो आईडी। ये वीडियो आईडी मुझे कहाँ से मिलेगी ये देखते हैं, यहाँ से आए यूट्यूब पर, बल्कि यहीं से ही देख लेते हैं। यहाँ पे अभी हमने एक वीडियो खोली है ना, कोई और वीडियो खोल लेते हैं, ये तो खुली हुई थी ना ऑलरेडी, किसी और वीडियो की आईडी ले लेते हैं। इस वीडियो की आईडी ले लेते हैं। आईडी कहाँ होती है, ये ऊपर यूआरएल आ रहा है, वेबसाइट का यूआरएल ऊपर आ रहा है। चलिए मैं एक लम्हे के लिए जरा मैग्नीफाई ऑन करता हूँ। खुल गया, वेयर इज आईडी /watch $V इक्वल टू के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है ना, वो वीडियो की आईडी है। यानी जब भी आप कोई वीडियो प्ले कर रहे होंगे तो इक्वल टू के बाद जो कुछ लिखा होगा वो वीडियो आईडी है। हो सकता है बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हो जहां पर वो आपको यूट्यूब वीडियो अपनी सबमिट करनी पड़े और वो आपसे कहे कि भाई आप अपनी वीडियो की आईडी दें मुझे, सिर्फ आईडी, पूरा यूआरएल नहीं। ये पूरा यूआरएल है, यूआरएल नहीं, सिर्फ आईडी। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर मैं कौन सा हिस्सा कॉपी करूंगा, ये वाला, कंट्रोल C, इसे कंट्रोल C किया हमने। अब इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, वापस कोडिंग में आ जाते हैं और इस दफा क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। आ गई है, यही थी ना, सेव। अब जरा इसको ये थी, रीलोड करें, ये वीडियो आ गई है ना। इसका मतलब क्या होगा कि इसको मैंने ब्लॉक नहीं किया हुआ, इसे इम्बेड अलाउ किया हुआ है, तो इसका इम्बेड मैंने अलाउ किया था, इसलिए ये वीडियो भी यहाँ पर आ गई है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, इसके अंदर ही एक विंडो की शक्ल में वीडियो चलनी शुरू हो गई है। ये इम्बेड का फायदा है। अभी देखें, इम्बेड और हाइपरलिंक को अगर हम समझें तो अलग-अलग बातें हो गई हैं, तो है ना। हाइपरलिंक में मैंने क्या कहा था कि एक अलग से ब्लैंक विंडो में हम उसे खोल रहे थे, लेकिन ये हमने क्या यूज़ किया है, आप ये समझ लो, ये विंडो के अंदर एक सेक्शन बना लिया। ये पूरी जो स्क्रीन थी उसके अंदर एक सेक्शन और डिवाइड कर लिया हम लोगों ने। तो सेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम आई फ्रेम का टैग यूज़ करते हैं। आई फ्रेम का टैग का कुछ लेना देना नहीं है एसईओ से भी, मगर ये एक ऐसा टैग है जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक वेबसाइट आती है और उसके ऊपर वीडियो तो चलो ना हो तो कोई बात नहीं है, मगर अगर आपका एंड पे कॉन्टैक्ट अस नहीं होगा तो ये कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं है। तो जिसका नहीं होता मैं खुद ऐड करता हूँ फिर इसका ये वाला पार्ट। कैसे ऐड करते हैं, आई फ्रेम से, कि जहाँ पर वेबसाइट एंड हो रही है उसके एंड पे ये लगा दो बस। इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा काम तो नहीं है ना, ये पूरे का पूरा टैग कॉपी करेंगे, ऑटोमेटिक ये सारा सेक्शन डिफाइन हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को ड्रैग कर रहा है, जैसे ही एंड पर आता है तो कॉन्टैक्ट अस नज़र आ जाता है, बजाय इसके कि वो उसको कॉन्टैक्ट अस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेन्यू में जाए, ठीक है ना, फिर यहाँ से कॉन्टैक्ट में जाए तो नज़र आएगी। लंबा चौड़ा काम है ना। मैं कहता हूँ भाई जैसे वो मेरी वेबसाइट को ड्रैग करते हुए नीचे आए
तो सबसे आखिरी एलिमेंट जो है वो मेरा यही वाला, और ये हमने फुटर का एलिमेंट बनाया हुआ है। ये भी आप देख रहे हैं वही चीज़ें जो ऊपर से गुजर के आई हैं, ताकि अगर किसी बंदे ने यहीं से कहीं मूव करना हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेन्यू में जाए, यहीं से वो अबाउट अस पे क्लिक करेगा तो वो अबाउट अस पे चला जाएगा। आ गया? चलो, ये थी हमारी आज हमने टैग्स को कंप्लीट कर दिया। यानी अगर हम ये देखें कि एसईओ के हवाले से हमें टाइटल का टैग, अभी एक टैग हो रहा है जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, वो मैं डायरेक्ट एसईओ में पढ़ाता हूँ, वो है मेटा डिस्क्रिप्शन। मतलब टाइटल का टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग स्टाइल, इमेज, हाइपरलिंक्स, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, ये वो टैग्स हैं जिनके ऊपर एसईओ करनी है हमने जाकर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब तक इन पे हमारी एक्सपर्टीज नहीं होगी तो हम इसके टैग्स में चेंजेस कैसे करेंगे। मतलब मेरे पास जब भी कोई वेबसाइट आएगी, हर दफ़ा मुझे क्या करना है, मेरे पास जब भी कोई वेबसाइट आएगी मुझे हर दफ़ा जाकर इमेज के टैग को चेक करना है, मुझे हर दफ़ा जाकर उसका टाइटल चेक करना है, मुझे उसका मेटा डिस्क्रिप्शन चेक करनी है, मुझे उसके हेडिंग स्टाइल चेक करने हैं, उन हेडिंग स्टाइल्स का प्रॉपर यूज चेक करना है, नहीं लगे हुए तो लगाने हैं, इमेज के अंदर जाकर चेक करना है, आर्ट एट्रीब्यूट मेंशन नहीं है तो लगाने हैं, बीच में क्या लाने हैं, कीवर्ड्स लाने हैं। और कीवर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि ये एक अलग टॉपिक है हमारा एसईओ का। एक्चुअली हमारी जो एसईओ की स्टार्ट है वो कीवर्ड से होती है, मतलब एसईओ का जो स्टार्टअप है वो कीवर्ड से होता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ऐसे होते हैं जिनका वेबसाइट पे कुछ कंट्रोल नहीं होता, तो ये पहले वाला पार्ट मैंने इसमें इसलिए रखा हुआ है कि आपका वेबसाइट पे कंट्रोल आ जाए। एक्चुअली आपकी जो एसईओ शुरू होनी है वो कहाँ से शुरू होनी है, कीवर्ड से, कि व्हाट इज कीवर्ड एंड व्हाट इज कीवर्ड एंड हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। यानी कि कीवर्ड्स, आपको पता है ना, कीवर्ड ही तो मेन चीज़ है। हम कहते हैं कि कीवर्ड जो है ना वो इंटरनेट मार्केटिंग टूल है हमारा, ऐसे ही है ना, मतलब कीवर्ड एक्चुअली इंटरनेट मार्केटिंग टूल है हमारा। तो अगर हमारे पास कीवर्ड ही नहीं होगा तो हम इंटरनेट मार्केटिंग कैसे करेंगे। मतलब गूगल पर लोग कीवर्ड ही तो लिख रहे हैं, तो एक्चुअली तो वही मेन टूल है। तो हमारा जो एसईओ स्टार्ट होगी ना, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, ऑन स्क्रीन इस पूरी वेबसाइट को चेंज करेंगे। ऑन स्क्रीन चेंज करने का क्या मतलब है भाई, ये लोगो चेंज करेंगे, ठीक है। लोगों के बाद अगर इस मेन्यू में कोई चेंज लानी है वो करेंगे। ये ऊपर आप लोगों ने लिंक्स बनाए थे, इनके लिंक्स कैसे चेंज होने हैं, एक दो तस्वीरें मैं चेंज करवाऊंगा, थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज करने का तरीका बताऊंगा। इसका मतलब क्या होगा, आप खुद कर लेंगे फिर बाकी का सारा काम घर में जाकर डायरेक्टली। फिर हमारा वेबसाइट एडिटिंग वाला पार्ट खत्म, और फिर हम शिफ्ट करेंगे एसईओ पर। और एसईओ का जो हमारा स्टार्टअप होगा वो होगा कीवर्ड रिसर्च से। यानी पहला काम, यानी अगर आप में से फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कोई बंदा एसईओ एक्सपर्ट की जॉब शुरू करता है किसी जगह पर, ठीक है ना, तो उसे ये नहीं कहेंगे कि वेबसाइट बनानी आती है कि नहीं आती है, या वेबसाइट एडिटिंग का भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा। वो आपको सबसे पहले बिठाएंगे अपने लैपटॉप के सामने और आपको एक फाइल खोल कर दे देंगे, कहेंगे जनाब ये वेबसाइट है, ये इसकी कीवर्ड रिसर्च है, हुई थी भाई, जो पुराना बंदा काम कर रहा था वो ये कर रहा था। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि क्या ये कीवर्ड रिसर्च ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर ये कीवर्ड रिसर्च ठीक है, फाइन, नहीं ठीक तो आपने इसमें क्या चेंज करनी है, कौन से नए कीवर्ड्स लाने हैं। यानी इसका मतलब क्या होगा कि मैं अपने अंदाजे से तो नहीं लाऊंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से भी नहीं लाऊंगा, मैं पूरा एक प्रोसेस फॉलो करूंगा कीवर्ड रिसर्च करने का। उस प्रोसेस के नतीजे में जो वर्ड्स मेरे पास आएंगे वो कीवर्ड्स होंगे। सो ये वो प्रोसेस क्या है, यानी कि सबसे लेंथी प्रोसेस जो होता है एसईओ के अंदर, वो कीवर्ड रिसर्च करने का है कि भाई एक्चुअली हमारे कीवर्ड्स हैं क्या, कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमारी वेबसाइट के